अस्सलाम वालेकुम। हम ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 7 का एक यूनिट देखने जा रहे हैं जो कि एक बहुत खूबसूरत पॉम है, द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री। विलियम बटलर येट्स की लिखी हुई पॉम है जो 1865 में पैदा हुए थे। आई थिंक 1940 के अराउंड कहीं इनका इंतकाल हुआ था। और बहुत मशहूर पोइट, नोबेल प्राइज़ विनर लिटरेचर में। इनकी खूबसूरती ये थी कि ये नेचर के बारे में, और उस ज़माने में आपको पता है जब दुनिया में नई नई बहुत सारी इन्वेंशंस हो रही थी, बहुत ज़्यादा तब्दीली आ रही थी, उस वक्त बहुत से पोइट्स, बहुत से लिटरेचर से रिलेटेड लोग जो हैं वो नेचर लविंग हो गए थे। मतलब उनको चूँकि वो मिलती नहीं थी चीज़ें। अब पहले पगडंडियाँ होती थी, अब सड़कें होती हैं। अब पहले झीलें और दरिया होते थे, अब सड़कें और बिल्डिंग्स होती हैं। तो वो उनको वो एहसास होता था कि कमी महसूस होती थी अपनी लाइफ में। ख़ासतौर पे अगर उनका बचपन फार्म्स पे गुजरा हो तो उनको फिर शहरों में आके वो एक कैफियत होती थी कि उनको याद आती थी वो नेचुरल इन्वायरमेंट। तो इनके साथ भी ऐसे ही था कि इनकी फॉर्म में फॉर्म्स में ये बहुत ज़्यादा आपको नज़र आता है कि ये नेचर को स्ट्राइव करते हैं कि नेचुरल ब्यूटी इनको कहीं मिल जाए दोबारा। तो उन्हीं बहुत सी पॉम्स में से एक पॉम ये है जो कि बहुत मशहूर हुई, बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। और जो नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कल्चर्स हैं या कंट्रीज़ हैं जो लोग पढ़ते हैं इसको, तो उसमें एक प्रॉब्लम ये होता है कि अगर उनका पोम को समझने का उनके अंदर मिजाज नहीं होता, और है बहुत मशहूर जी, जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में देख रहे हैं तो बहुत मशहूर है जी, बड़ी ज़बरदस्त है, वाह 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 क्या पोम है। तो फिर आप कोशिश करते हैं कि इसके माने को ही एब्जॉर्ब कर लें, जो ये कहना चाह रहे हैं बस वही समझ लें। लेकिन देखिए अगर वो जो कहना चाह रहे होते सिर्फ वो कहने की बात ही इंपॉर्टेंट होती तो ये तो प्रोस में भी हो सकता था, ये कोई पैराग्राफ लिख देते, कोई कोई ऐसे लिख देते इनिसरी के बारे में। जो खूबसूरती है इसकी वो इसके स्टाइल में, इसके स्ट्रक्चर में ही तो है कि किस तरह से इसके जो जो स्टैंजाज हैं, जो अशार हैं, वो किस तरह से वो खूबसूरती के साथ बात को बयान कर रहे हैं जो कि एक पोम की खासा होती है। तो कोशिश करते हैं कि हम इसको समझ लें, इसके स्ट्रक्चर को समझें कि किस तरह से बात की जा रही है, फिर इसके मानों पे भी गौर करें। माने भी ज़बरदस्त हैं यकीनन, लेकिन इन इटसेल्फ पोम की अपनी जो उसमें रिदम में जो खूबसूरती है उसको आप मिस नहीं कर सकते। अगर आपने उसको मिस कर दिया तो आप इसकी जो जो असल खूबसूरती थी उसको पहुँचे ही नहीं। ठीक है, तो शुरू करते हैं जी। पोम्स के अंदर जो जो वर्सेस होती हैं वो मुख्तलिफ़ तरह से फॉर्म होती हैं। आम तौर पे वर्सेस जो हैं वो राइम करती हैं, जैसे इनिसफ्री और हनी बी राइम कर रही है, बॉटल्स मेड और बी लाउड ग्लेड राइम कर रहे हैं, ड्रॉपिंग स्लो एंड पर्पल ग्लो राइम कर रहे हैं, क्रिकेट सिंग्स और लिनेट स्विंग्स राइम कर रहे हैं, नाइट एंड डे एंड पेवमेंट्स ग्रे राइम कर रहे हैं, बाय द शोर डीप हार्ट स्कोर राइम कर रहे हैं। तो हर अल्टरनेट लाइन राइम कर रही है। तो ए बी और सी डी और ई एफ का इनका पैटर्न है, राइमिंग पैटर्न। जो डिफरेंस आ रहा है वो यूँ आ रहा है कि फर्स्ट और थर्ड लाइन का के सिलेबल्स काउंट सेम लगेंगे आपको, लेकिन सेकंड और फोर्थ लाइन में सिलेबल काउंट सेम नहीं है, बल्कि एकदम से सिलेबल काउंट ड्रॉप होता है, जिसकी वजह से एक एक शॉक फील होता है पढ़ने वाले को, क्योंकि लॉजिकली वो एक सर्टेन सिलेबल काउंट की वजह से एक रिदम में आया होता है, और चौथी लाइन में आकर रिदम टूटता है तो बंदा एकदम से शॉक फील करता है। ये शॉक है जिसने इस पोम को एलीट लेवल पे लेके गई, एक इनलाइटन, मजीद उसमें इनलाइटनमेंट भरी, इसमें खूबसूरती की चाशनी भर दी। तो वो कैसे समझा जाएगा, मैं कोशिश करता हूँ अपनी जितनी भी सलाहियत इस्तात है मैं उसके हद तक आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर देखते हैं कि आपको कितना समझ में आता है। देखिए पहले फर्स्ट और थर्ड लाइन के सिलेबल को समझें। I will arise and go now and go to NS3. 9 bean rows will I have there, a hive for the honey bee. I will arise and go now and go to NS3. 9 bean rows will I have there, a hive for the honey bee. Taram pam pam, taram pam pam, taram pam taram pam. Taram pam pam, taram pam pam, taram pam param pam. ठीक है, सेम है, जो सिलेबल काउंट है वो सेम है। देखिए यहाँ देखिए, एंड आई शैल हैव
some peace there, for peace comes dropping slow. Their midnights all a glimmer, and noon a purple glow. I will arise and go now, for always night and day, while I stand on the roadway or on the pavement's grey. तो देखें ये सारे स्टेबल काउंट में सेम हैं और एक सिमिलर पैटर्न ऑफ वॉइस आपके कान में आ रही है, थम 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 तरम तम तम तरम तम 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 तम। तो उसके नतीजे में आप यहाँ भी एक्सपेक्ट करते हैं। अब मैं इसको समझाता हूँ आपको कि इसमें मसला क्या है। I will arise and go now and go to Innisfree, and a small cabin built there of clay and wattles made. तो अब इससे मिलता जुलता क्या होना चाहिए था, एंड अ स्मॉल केबल बिल्ट देयर ऑफ क्ले एंड वाटर्स मेड, तरम तम तम तरम तम थम तरम तम बी लाउड ग्लेड। लेकिन ऐसा नहीं है, एंड अ स्मॉल केबल बिल्ट देयर ऑफ क्ले एंड वाटर्स मेड एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड। तो ये ब्रेक हो गया जो पैटर्न था। तो अब इसको अगर मैं रिदम को सुनाऊं आपको, तो तरम तम तम तरम तम तम तरम तम तरम तम तरम तम तम तरम तम तम तरम तम तरम तम तरम तम तम तरम तम तम तरम तम तरम तम तरम तम तम तरम। रुक गया, बीच में ब्लॉक हो गया। इस ब्लॉक होने की वजह से आपको शॉक फील होता है, एक अच्छा लगता है कि कुछ कुछ मुख्तलिफ बात हुई। ठीक है, तो पहले तो ये इसको पढ़ के समझ, पढ़ने को देख लेते हैं कि पढ़ी कैसे जाएगी, फिर हम इसके मतलब भी समझेंगे। तो होपफुली मैंने इसके जो रिदम में जो खूबसूरती थी उसको पॉइंट आउट किया है। I will arise and go now and go to Innisfree, in a small cabin built there of clay and bottles made. 9 bean rolls will I have there, and a hive for the honey bee, and live alone in the bee loud glade. So compare it with this one. ठीक है, एक दफा फिर सुने। I will arise and go now and go to Innisfree. 9 bean rows will I have there, and a hive for the honey bee, and a small cabin built there of clay and bottles made, and live alone in the bee loud glade. ठीक है, तो ये है इसकी खूबसूरती के ये यहाँ पे आके ब्रेक हो जाता है। फिर दोबारा से चलते हैं। And I shall have some peace there, for peace comes dropping slow. Their midnights all a glimmer, and noon a purple glow, dropping from the veils of the morning to where the cricket sings, and evening full of the linnet's wings. ठीक है, अब कुछ कुछ रिदम बनता हुआ समझ में आ रहा है कि जब मैंने इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर नीचे करके पढ़ा तो अब आपको कुछ थोड़ा सा रिदम समझ में आ रहा होगा। दोबारा सुने। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो। Their midnights all a glimmer, and noon a purple glow, dropping from the veils of the morning to where the cricket sings, and evening full of the linnet's wings. ठीक है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार लजीज लगता है मुझको इस तरह से पढ़ने में। I will arise and go now, for always night and day, while I stand on the roadway or on the pavement's grey. I hear lake water lapping with low sounds by the shore. I hear it in the deep heart's core. ठीक है, तो अब एक्चुअली तो ऐसा नहीं पढ़ना, आपको पहले इसका सेंस फील करवा रहा था मैं आपको, अब मैं आपको इसको स्ट्रेट जिस तरह से कि ये लिखी गई उस तरह से सुनाता हूँ। आई विल अराइज, और मतलब भी समझाते जाता हूँ। आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू Innisfree। अच्छा, इसको पढ़ने में इन्होंने बड़ा खूबसूरती से कुछ अल्फाज को रिपीट किया है। आई और गो को जो है ना इसमें एक जैसे अंदाज से पढ़ा जाएगा, और उस पर स्ट्रेस इस तरह से दिया जाएगा कि ऐसा लगे जैसे कि आप कुछ नेचुरल सी कहीं से कुछ एक आवाज़, आती जाती लहरों जैसी आवाज़ महसूस हो रही है। शुरू करते हैं। आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू Innisfree, and a small cabin built there of clay and bottles made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honey bee, and live alone in the bee loud glade. मैं अब उठूंगा और मैं चलूंगा, मैं Innisfree जाऊंगा। Innisfree असल में एक जगह थी, आई थिंक आयरलैंड में थी गालिबन।
आयरलैंड में रहते थे पहले। तो वहाँ पे एक झील थी, झील के बीच में एक जज़ीरा सा था, उस जज़ीरे में लोग नहीं रहते थे। तो वो बिल्कुल जंगल सा था, जंगल के किनारे झील का पानी हल्के-हल्के लहर वो कर रहा है। वहाँ पे कोई छोटा-सा झुग्गी सी बनी हुई है जहाँ पे के लेटने की कोई जगह है। तो वहाँ लेट के जो है वो परिंदों की चहचहाहट सुन रहे हैं आप, पानी की हल्की-हल्की लहरें जो हैं वो समंदर पे करके आ रही हैं, जा रही हैं, वो आपको फ़ील एक हो रहा है। और परिंदे चहचहा रहे हैं और हनी बीज़ की आवाज़ जो है वूँ आ रही है, जा रही है आपको वहाँ पे। खूबसूरत सी एक माहौल बना हुआ है। तो ये रियली एक्चुअली यहाँ पे बचपन में कभी गए थे और उसको अभी इमेजिन कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि मैं अब उठूंगा और अब मैं इनिसफ्री जाऊंगा और वहां पे बनाऊंगा एक छोटा सा केबिन, स्मॉल केबिन built there, and a small cabin built there of clay and bottles made. वो बना किस चीज़ का होगा? मिट्टी का बना होगा, वाटल्स का बना होगा, जो कि पतली पतली शाखें होंगी, कुछ कुछ पीस ऑफ पाइप्स होंगे, कोई सरिये होंगे, उनकी मदद से मैं छत डाल के उसके ऊपर क्ले भर दूंगा, तो पूरा क्ले का बना हुआ घर होगा। फिर 9 बीन रोज, बीन से यहाँ मुराद जो है वो कोई ऐसे पौधे हैं जो बीन के पौधे होते हैं। ठीक है, अच्छा बीन्स का वैसे ही जादू और मिस्ट्री और उससे कुछ रिलेशनशिप रहा है, तो इसलिए भी बीन्स का तज़किरा है यहाँ पे। इनकी उस मिस्ट्री रिलेटेड, कुछ जादू रिलेटेड, कुछ मैजिक रिलेटेड उनकी जो जो कॉन्सेप्चुलाइजेशन है उसको टच कर रहा है यहाँ पे। तो 9 बीन रोज विल आई हैव देयर, वहाँ पे मैं 9 पौधे उगाऊंगा, 9 रोज में पौधे उगाऊंगा बीन के। आ हाइव फॉर द हनी बी, और शहद की मक्खियों के लिए छत्ते लगाऊंगा वहाँ पे। अब लिखा हुआ तो आ हाइव है, लेकिन फिर आगे जाके पता चल रहा है कि बहुत सारी मक्खियाँ होंगी उसमें, तो मे बी के छत्ते लगाऊंगा बाहर। लिखा हुआ तो एक एक छत्ता है, तो एक छत्ता लगाऊंगा या एक घर बनाऊंगा हनी बीज के लिए, यूँ समझ लें। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, ग्लेड हो गया बाग, और बी लाउड का मतलब वहाँ बहुत शहद की मक्खियों की आवाज़ें आ रही होंगी, वहाँ पे मैं अकेला रहूँगा, कोई नहीं हो, बिल्कुल मैं हूँ और सिर्फ मैं हूँ, मैं अकेला हूँ। फिर आगे इन्होंने कहा कि एंड आई शैल हैव सम पीस है, वहाँ पे मुझे फिर शायद कुछ सुकून मिले। ये एक इजहार हो रहा है इस बात का कि एक सुकून मिल नहीं रहा अब यहाँ की दुनिया में। शोर शराबा, सड़कें, घोड़ा गाड़ियाँ, ठक ठक, ठोका पीटी, हॉर्न, आवाज़ें, हॉकर्स की आवाज़ें, तो शोर शराबा, बिजी लाइफ, सुकून में नहीं है। तो सुकून के बारे में बड़ी इन्होंने मुश्किल से बताया कि बहुत मुश्किल है सुकून ज़िंदगी में। तो मुझे वहाँ पे कुछ सुकून मिल जाएगा, ज़रूर मिलेगा, क्योंकि फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, क्योंकि सुकून बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत और बहुत बहुत धीरे धीरे आता है। सुकून बहुत धीरे धीरे आता है। अब सुकून को इन्होंने पर्सोनिफाई कर दिया, इसको उन्होंने लाइफ लाइक कोई चीज़ बना दी, जैसे कि कोई चलता हुआ आ रहा हो। तो सुकून बहुत धीरे धीरे आता है। dropping from the veils of the morning to where the cricket sings, और वो सुकून जो है ना वो सुबह के झरोकों से, सुबह के झरोकों से, जैसे ऐसा है कि सुबह सुबह कोई पर्दे थे जो आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिर रहे हैं और रोशनी आहिस्ता आहिस्ता फैलती चली जा रही है। तो सुबह के पर्दों से जो है वो जैसे जैसे सुबह की रोशनी आती चली जा रही है, वैसे ही जो सुकून है ना वो ज़िंदगी में दाखिल हो रहा है। उन जगहों से जहाँ पे के झींगर गाते हैं। अच्छा, हम अपनी ज़िंदगी में देखें तो हमें झींगरों की आवाज़ बुरी लगती है, लेकिन झींगर अब कहाँ होते हैं? जो शहरी ज़िंदगी में तो झींगर इतनी आवाज़ नहीं आती ना, ये तो सब देहाती ज़िंदगी में, या थोड़ा-सा आप ऑफ द सिटी चले जाएँ तो आपको फिर वो झींगरों की आवाज़ भी आती है। तो वो भी उसको म्यूज़िकल लग रही है अपने कानों में, क्योंकि वो इस बात की निशानदेही है कि यहाँ लोग नहीं रहते, यहाँ पे रश नहीं है। तो जहाँ झींगर की आवाज़ आती है तो वो जगह है जहाँ रश नहीं होता, जहाँ खामोशी होती है, जहाँ तन्हाई होती है, और वहीं से जैसे कि सुबह के झरोकों से रोशनी आती है, बिल्कुल वैसे ही सुकून आहिस्ता-आहिस्ता ज़िंदगी में कतरा-कतरा करके दाखिल होता है। There's midnights
ऑल अ ग्लिमर। और वो जगह है जहाँ पे कि रात झिलमिलाती है। झिलमिलाने के लिए भी एक सुकून चाहिए ना, झिलमिलाहट कब होगी? जब कोई चीज़ स्टिल होगी, फिर उसमें पत्थर मारा जाएगा तो वो झिलमिल करेगी। जब वो हर वक़्त ही शोर से उसके अंदर जो है वो एक लर्ज़ा तारी रहेगा तो उसको झिलमिलाहट को पसंद नहीं किया जाएगा। बल्कि खामोश लेक के अंदर एक पत्थर कहीं से आके गिरे, फिर वो झिलमिलाए तो वो खूबसूरती महसूस होती है। तो रात जो है वो झिलमिलाती हुई है, उसकी चाँदनी झील से टकरा के जब आती है तो एक झिलमिल का सा इफ़ेक्ट होता है। एंड नून अ पर्पल ग्लो। और दिन के वक़्त जो है वो जो उसके आस-पास पौधे और जो फूल उगे हुए हैं, उनकी जो उन पे रोशनी पड़ के वो एक रंगीन सा माहौल बना रही है। वो तेज़ चुभती हुई धूप नहीं है, बल्कि एक रंगीन सी धूप है। एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट स्विंग्स। और शाम के वक्त जो है वो जो लिनेट है उसके परों के फड़फड़ाने की मुसलसल आवाज़ें, क्योंकि वो कहीं दूर दराज से दाना दुनका चुन के अपने अपने घरों में आके बैठ रही होंगी। ये परिंदा होता है, तो इसके जो परों के फड़फड़ाने की आवाज़ कुछ कबूतरों जैसी होती है, जो फड़ 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 करके आके बैठती है जब ये अपने घोंसले की तरफ। तो वो सुनने में बड़ी खूबसूरत मालूम होती है, बड़ी पुरसुकून मालूम होती है। तो शामें जो हैं वो उसकी आवाज़ों से भरी होती होंगी। और ये भी एक तस्कीन महसूस होती है जब कोई जानवर, कोई परिंदा अपने घर को वापस आके सुकून से सोने के लिए अपने घर को पहुंचता है, तो उसके उसकी इस एहसास से भी मज़ीद सुकून मिलता है कि कोई और सुकून में है। लेकिन फिर क्या होगा? आई विल अराइज एंड गो नाउ, फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे आई हेयर लेक वाटर लैपिंग with low sounds by the shore, while I stand on the roadway or on the pavement's gray. I hear it in the deep heart score. इसको उल्टा समझते हैं कि मुझे असल में ये जो आवाज़ आती रहती है, ये मुझे अपने दिल में आ रही होती है। चाहे मैं किसी सड़क के किनारे खड़ा हूँ या किसी फुटपाथ पे, पेवमेंट कहते हैं ना जहाँ फुट सड़क के किनारे फुटपाथ पे पत्थर लगा दिए जाते हैं, ग्रे कलर की होती है। अच्छा, ग्रे को भी इन्होंने बड़ा गुस्से से कहा है, क्योंकि ग्रीन और ब्राउन जो है वो नेचुरल कलर है, जबकि अब कंक्रीट की दुनिया में जो है वो ग्रे आपको नज़र आता है। तो ग्रे को नापसंदीदगी से कहा है इन्होंने कि हालांकि मैं अभी मेरे दिल में ये आवाज़, इस इस सारे माहौल की आवाज़ मौजूद है, जबकि मैं मौजूद हूँ अभी एक सड़क के किनारे, एक फुटपाथ पे। मुझे आवाज़ आ रही है उस झील के लहरों की शोर से टकराने की, जैसे कि कोई लैपिंग, यानी जैसे कोई पानी पी रहा हो कोई जानवर लप लप करके करके जो आवाज़ आती है ना। और साहिल के किनारे से ऐसी आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है। अब मैं उठता हूँ, अब मैं उठूँगा और मैं जाऊँगा, और हमेशा मुझे दिन रात हर वक्त ऐसी ही आवाज़ें सुनाई देती रहती हैं। कहाँ? मेरे दिल में। तो अब सवाल ये आता है कि एक्चुअली ये वहाँ कभी गए कि नहीं गए? हमें तो पीछे से बैकग्राउंड स्टोरी पता है ना कि ये बचपन में वहाँ गए थे। लेकिन जब एक पोम पढ़ने वाला जो है इसको इमेजिन कर रहा है, तो इस स्टैंडर्ड ने आके उसको एक एक उसमें डाल दिया शक में, कि इसका मतलब है कि कभी वहाँ गए नहीं, ये सिर्फ इमेजिन ही कर रहे थे कि ऐसी कोई जगह होती तो मैं जाता। और क्या अब जब ये उठे हैं अपने इस मसरूफियत से निकल के, तो क्या अब ये वहाँ चले जाएंगे, या क्या सारी उम्र ये इनके लिए एक ख्वाब ही रहेगा और ये हमेशा बस सोचते ही रह जाएंगे और कभी नहीं जा पाएंगे? इस सवाल का जवाब हमें यहाँ नहीं मिलता, बल्कि ये सवाल छोड़ते हुए ही वो खड़े हो जाते हैं। तो शुरू में उन्होंने एक ऐसा तासुर दिया कि जैसे वो वहाँ चले गए या वहाँ पहुँच गए हैं, वहाँ पहुँच के हमें ये खबर दे रहे हैं कि ये सब कुछ हो रहा है वहाँ पे। लेकिन आखिर में पता चला कि ये तो सिर्फ सोच रहे थे। और अभी जाने का तासुर दिया है इन्होंने, अब मैं उठ के जाऊंगा, लेकिन कहाँ जाऊंगा? क्या वापस उस ज़िंदगी की तरफ जो रश में शोर में भरी हुई है, या वाकई लेक आइल ऑफ एनिसफ्री की तरफ, उस झील के अंदर मौजूद एक छोटे से जजीरे में जहाँ उनके अलावा कोई नहीं रहता? आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। इस पोम की डेप्थ, गहराई, इसके पढ़ने का अंदाज आपको क्लियर हुआ होगा। अल्फाज माने आपको समझ में आ गए होंगे। अब सवालों को देखते हैं। जो मुश्किल सवाल हैं उसी पे ज़्यादा मेरा फोकस होता है, क्योंकि अब तो आप बड़े हो गए हैं, बेसिक से सवाल तो आप बता ही सकते हैं। क्या अट्रैक्टिव लग रहा है पोएट को उसका वहाँ पे
पोइट को वहाँ का पीस सबसे इम्पोर्टेंट, पीस, कामनेस, क्वाइट, नेचर बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। पूरा पूरा जवाब दीजिएगा, देखें सवाल को पूरा उतार के सवाल के एतबार से जवाब बनाइएगा विद द रेफरेंस टू द क्वेश्चन। What words does the poet use to describe his how calmness and tranquility will come to Innisfree? तो वो किस तरह से आती है ड्रॉप बाय ड्रॉप, वो पूरी बात जो किन अल्फाज को इस्तेमाल किया है वो यहाँ पूछे गए हैं। हाउ डज अ पोएट डिस्क्राइब मिडनाइट, नून एंड इवनिंग? तो मिडनाइट के लिए उन्होंने शिमरिंग या क्या इस तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था ना, झिलमिलाहट, ग्लिमरिंग, यस। तो वो क्या क्या अल्फाज यूज़ हुए हैं, उन अल्फाज का जिक्र कीजिए यहाँ पे, मिडनाइट के लिए, नून के लिए और इवनिंग के लिए। And what is so special about the sound produced by following line? I hear lake water lapping with low sounds by the shore. ये जो अल्फाज है ना, इन अल्फाज के अंदर ही, मैंने आपसे कहा था कि इसको पढ़ते वक्त अगर हम एहसास करें तो इन अल्फाज के अंदर ही झील के बहने की एक आवाज़ महसूस होती है। आई हेयर लेक वाटर लैपिंग, लैपिंग, लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर। तो ये जो वर्ड्स हैं, जो अल्फाज हैं, ये ख़ुद जो है वो पोम की के अंदर एक साउंड का इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। बट साउंड इज़ द पोएट लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग इन हिज फ्री। तो वो सारी आवाज़ें जिनका जिक्र पीछे हुआ उनको आप यहाँ लिख सकते हैं। मुश्किल अल्फाज सवाल देखते हैं, शायद इसमें कुछ मज़ा हो। व्हाट डू यू थिंक द पोएट सेज ही इज़ गोइंग टू हैव? Why do you think the poet think he's going to have 9 bean rows and a hive? Is the number and the choice important? What would you have had? अब जो इन्होंने वर्ड 9 यूज़ किया है वो एक चॉइस है राइमिंग के लिए, और भी कोई वर्ड हो सकता था। तो ऐसे 9 बीन रोज़ की कोई डायरेक्ट इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन इस मैजिकल वर्ल्ड के अंदर जो है बीन्स की एक इम्पोर्टेंस होती है, तो वो ज़रूर आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आप अगर होते तो आपके कितने कितने रोज़ की बीन्स लगाते, बीन्स के पौधे लगाते कितनी रोज़ में? आप 12 में लगा देते, 20 में लगा देते, आपकी मर्ज़ी थी। व्हाट द एक्सप्रेशन पेवमेंट्स ग्रेस हम एक्सप्रेस सजेस्ट, तो मैंने बताया आपको कि जो सीन है ना, ग्रीन सीन है, उसके मुकाबले में जो कंक्रीट का बना हुआ शहर है, उसकी सड़कें जो हैं वो ग्रे, कलरलेस, अगेंस्ट द नेचर कॉन्सेप्ट को एक्सप्रेस कर रही हैं। तो इट इज़ अ कंट्रास्ट। और ग्रे जो है वो कोल्ड को भी रिफ्लेक्ट करता है, जबकि ग्रीन जो है वो वार्म होता है, तो वो भी लाइफ और डेथ को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। जो टूम स्टोन होता है वो भी ग्रे होता है, जो कब्र पे लगाया जाता है। व्हाट डू यू थिंक इज मेंट बाय डीप हार्ट स्कोर? डीप हार्ट स्कोर का मतलब क्या होता है? हमारी सोल होती है। अब आप बताइए, आपने कभी सोल में कोई बात सुनी है अपने? तो आप खुद बता सकते हैं, ठीक है? तो इस बारे में कुछ अपना लिखिए। व्हाट राइम स्कीम इज़ फॉलोड इन द पोएम? तो मैंने बताया था ए बी सी डी ई एफ ऐसे करके है। और एलिट्रेशन की एग्जांपल्स दीजिए इस पोएम में से, जब सिमिलर साउंड्स आपको रिदम में मुख्तलिफ अल्फाज में मिला के बनती है, जैसे हाई फॉर हनी भी, जैसे लिव लॉन्ग लाइफ, एल 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 करके 3 आवाज़ें आई। इसमें नहीं है, वैसे मैं समझा रहा हूँ। जैसे लेक वाटर लैपिंग विद द लो साउंड्स, तो ये 3 एल एक साथ निकल रहे हैं, ठीक है? साउंड्स बाय श्योर, फिर ये एस एस की आवाज़ें बन रही हैं। हेयर हार्ट्स को, हेयर और हार्ट्स, तो रिपीटेड साउंड्स को एलिट्रेशन कहते हैं। तो इसकी मैंने एग्जांपल्स आपको दे दी, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर, अगले लेसन के साथ मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।